हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्टा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास विलियम वर्ड्सवर्थ की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ उनके इम्पोर्टेंट थिंग्स के बारे में, वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्त, तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैं आप सभी लोगों को विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में मैं सारी की सारी चीजें आपको बता चुका हूं। उनके उनके वर्क्स के बारे में, कौन इम्पोर्टेंट है, उनकी डेथ कब हुई, उनका बर्थ कब हुआ, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज उसी क्रम में आज दूसरी क्लास है हमारी। उस दूसरी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। क्या है मेरे दोस्त, और ये यूजफुल है आप लोगों के लिए। किसके लिए? टीजीटी, पीजीटी, नेट एंड जेआरएफ। और ये टीजीटी में भी हैं वर्ड्सवर्थ साहब और पीजीटी में भी हैं वर्ड्सवर्थ साहब। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, ये टीजीटी एंड पीजीटी दोनों में है। नेट जेआरएफ तो जानते हैं, उसमें तो सब कुछ है, कुछ बचा ही नहीं है कि नहीं? तो चलिए देखते हैं क्या है। विलियम वर्ड्सवर्थ was a central figure in the English romantic revolution in poetry। जानते हैं, ये रोमांटिक जो रोमांटिक एज स्टार्ट होता है वो इन्हीं से स्टार्ट होता है टिंटन अवे से। His contribution to it was threefold। इसके तीन फोल्ड हैं, जो कि फर्स्ट ही फॉर्मुलेटेड इन हिज पोएम्स एंड हिज एसे। पहले में उन्होंने अपने पोएम्स को और अपने एसेज को क्या किया है? फॉर्मुलेट किया है। अ न्यू एटीट्यूड टूवर्ड्स नेचर, एक नया एटीट्यूड जो है उसमें नेचर में। दिस वॉज मोर देन अ मैटर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग नेचर इमेजिनरी इनटू हिज वर्स। उनके वर्स पे अगला बताइए। इट अमाउंटेड टू अ फ्रेश व्यू ऑफ organic relation between man and the natural world, and it culminated in metaphors of the wedding between natures and the human mind and beyond that। जानते हैं, मेटाफर बताते हैं मतलब किसी के जैसा, जो ह्यूमन है और ह्यूमन नेचर। इसीलिए आप लोग एक बात और जानते होंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को एजुकेशन, नेचर ऑफ एजुकेशन पोएट भी कहा जाता है, या कह लीजिए नेचर पोएट भी कहा जाता है। वी कैन से ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ नेचर पोएट। ठीक है जी, जिसमें मेटाफर के बारे में ज्यादा तुलना कराते हैं, के जैसा, किसी के जैसा। सो बियॉन्ड दैट, इन द स्वीपिंग मेटाफर ऑफ नेचर इज emblematic of the mind of God, a mind that feeds upon infinity and broods over the dark abbeys. Second, Wordsworth probed deeply into his own sensibility as he traced in his finest poem प्रिल्यूड, अपने सबसे अच्छे पोएम प्रिल्यूड में वो लिखते हैं, ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। आदमी जो एक पोएट होता है उसका माइंड कैसे ग्रोथ करता है, क्या करता है, कैसे ग्रोथ करता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद द प्रिल्यूड वॉज इन फैक्ट द फर्स्ट लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। उनकी पहली, और इस प्रिल्यूड को ऑटोबायोग्राफिकल पोएट भी कहा जाता है। ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो क्या है वो? दैट इज द प्रिल्यूड। दैट इज द प्रिल्यूड। इज दैट क्लियर? राइटिंग इट इन अ ड्रॉन आउट प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, Wordsworth worked his way toward a modern psychological understanding of his word, nature, and thus more broadly of human nature. Third, Wordsworth placed
placed poetry at the center of human experience. His impassioned rhetoric, he pronounced poetry to be nothing less than the first and last of all knowledge. It is as immortal, यह क्या है? नश्वर है, immortal है, अमर है। क्या है? अमर है, अमरता की बात करता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड ही देन वेंट ऑन टू क्रिएट सम ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्री ऑफ हिज कंट्री, हिज सेंचुरी। It is probably safe to say that by the late 20th century he stood in critical estimation where Coleridge and Arnold had originally placed him. Next to John Milton, who stands of course next to William Shakespeare. देखिए कई लोग ये इनको कई बार जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को ऐसा लगता है जैसे कि ये पागल टाइप के इंसान है क्या, कहीं ये कर रहे हैं। वो अपने आप को जो होता है वो अपने जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं, अपनी जो पोएट्रीज है उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, एक नया रिवॉल्यूशन ले आना चाहते हैं। तो इस तरीके से अजीब अजीब वो हरकतें करते हैं। कभी कभी जो होती है अपनी पोएट्रीज को एक लिख के एक बॉक्स में भर के वो रिवर्स में बहा देते हैं कि जहां तक जाए लोग उसको खोल के पढ़ें। ये तो अजीब अजीब टाइप की उनकी क्या थी, एक्टिविटी थी। लोग उनको क्या करने लगे थे, पागल टाइप का समझने लगे थे। ऐसे भी बात है, ऐसी पर्सनालिटीज भी है। और लेकिन ऐसी बात नहीं है, इनको जो है कि बहुत से, लेकिन ऐसी बात भी है कि इनके बाद के जितने भी कवि हैं, बहुत सारे कवि ऐसे भी रहे, इनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुए हैं, इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं, इनको जो है कि बहुत प्रायोरिटी देते हैं कि बहुत अच्छे कवि हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे चीजों को इनके बारे में आता है। चलिए देखिए अगला क्या दे रहा है कि लिरिकल बलाड्स। भाई साहब इनका एक वर्क है जो कि दोनों लोगों के द्वारा, कॉलरीज के द्वारा, और ये बहुत ही फेमस है, खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कॉलरीज एंड वर्ड्सवर्थ दोनों लोग मिलके इसको लिखे हैं, लिरिकल बलाड्स कलेक्शन ऑफ पोएम्स। यह जो है कि लिरिकल बलाड्स जो है ये पोएम्स की एक कलेक्शन है। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798, पहली जो है वो 1798 में पब्लिश हुई बाय सैमुअल टेलर कॉलरीज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, दोनों लोगों के द्वारा, सैमुअल टेलर कॉलरीज के द्वारा और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द अपीयरेंस ऑफ विच इज ऑफन डिजाइनेटेड बाय स्कॉलर्स एज अ सिग्नल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। और यहीं से लगभग अंग्रेजी का जो रोमांटिक एरा है वो स्टार्ट होता है। द वर्क इंक्लूडेड कॉलरीज Rhymes of Ancient Mariner and Wordsworth Turn Away। देखिए इसी के समय में कॉलरीज साहब का एक था क्या, राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, एंड वर्ड्सवर्थ साहब का बहुत ही फेमस जो पोएम है वो है टर्न अवे, एज वेल एज मेनी कंट्रोवर्शियल पोएम, controversial common language poems by Wordsworth such as The Idiot Boy, the Prelude, the Preface to the second edition 1800, जो दूसरे एडिशन में आया कब, 1800 ईस्वी में। उसके बाद contains Wordsworth's famous definition of poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings and his theory that poetry should be written in the language really used by man। मतलब पोएट्री को हर उन भाषाओं में लिखा जाना चाहिए जिसमें वो लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आवाज मेरी आप तक पहुंच पा रही है? एक बार जो लोग भी देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ की तैयारी करने वाले, आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप सभी लोग जरूर कमेंट करके बताएं। जहां कोई प्रॉब्लम होती है आप उसे भी कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। चलिए जी, पहला क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम लोग पढ़ लिए, चलिए आइए देखते हैं।
लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, कहां से ये लाइन है? टिंटर्न अवे से नहीं मेरे दोस्त, ये लाइन है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, संसार अधिकांश हमारे साथ है, अधिकांश इतना अधिक, टू मच अधिक से अधिक। उसी में ये लिखते हैं कि लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, हम लोग क्या उसी में लिखते हैं कि भाई साहब जो हम प्राणी हैं, हम लोग अपने समय को ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के बीच में क्या करना चाहिए? बिताना चाहिए, लेकिन हम लोग प्रकृति के बीच में नहीं बिताते हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम, यही हमारी समस्या है। सो मेरे दोस्त, ये लाइन कहां से है? इनकी एक पोएट्री है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसी की लाइन है ये। अगला बताइए, फॉर whom did William Wordsworth speak in his famous line, thy should we like a star and dwelt apart। वो लिखते हैं, ये एक लिखते हैं, ये किसके बारे में लिखते हैं जानते हैं? जॉन मिल्टन के बारे में लिखते हैं। इनका बहुत अच्छा उसमें उनके बीच में वो रहा है। तो for whom did William Wordsworth speak in his famous line, thy should we like a star and dwelt apart, उससे परे रहते हैं हम सभी लोग। वो लिखते हैं, कौन लिखते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, जॉन मिल्टन साहब लिखते हैं, ठीक है ना, उनके बारे में कहा जाता है। अगला, when was the poem the reverie of poor Susan written by Wordsworth, कब? जरा बताइए, कहां जरा बताइए। इसके कंडीशन में तो when he was staying in London, जब वो कहां पे स्टे थे? लंदन में रुके हुए थे, उसी समय वो ये पोएम को लिखते हैं। अगला बताइए, name the friend and admirer of William Wordsworth who left a legacy of 900 for him, मतलब for Wordsworth, कब छोड़े थे? कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ, जरा बताइए। रोजली कॉलवर्ड के लिए छोड़े थे। नेम द फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हु लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ 900 फॉर हिम, उनके लिए जो छोड़ा गया था वो कौन थे? जरा बताइए उनके दोस्त का नाम। रोजली कैलवर्ट, रोजली कैलवर्ट थे, बहुत अच्छे दोस्त थे इनके। Which work of Wordsworth can only be called subjective autobiography? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं इसको, क्या थोड़ी देर पहले पढ़े थे? द प्रिल्यूड, द प्रिल्यूड ही तो पढ़े थे। ये इनकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीजीटी में बनाया गया है। सही बात है। चलिए जी, which period in Wordsworth career was marked with gloom? कब उनका कैरियर बहुत दुख में था? किस किस बीच में? बहुत परेशानी में, समस्याओं में, एकदम धुंधले में हो गया था। 1792 टू 1797, नियर अबाउट 5 इयर्स का जो टाइम था इनका बहुत ही दुखदाई रहा, बहुत ही दुख से भरा रहा। वो इन्होंने उन सब परिस्थितियों को भी झेला है। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। तो 5 सालों तक 1792 से 1797 तक के बीच में, तभी तो 1798 में वो लोग जो है रोमांटिक एरा का शुरुआत करते हैं। अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ रोट, देयर इज नॉट एन इमेज in it which I have not observed, and now in my 73rd year I recollect the time and place where most of them were noticed, तो जरा बताइए वो क्या है? एक पोएम है, an evening walk,
इवनिंग वॉक मतलब इवनिंग वॉक में बात करते हुए आदमी कैसे चलता है, क्या बातचीत करता है, उसके बारे में यहां वार्तालाप करते हैं। अगला जरा बताइए, अबाउट विच पोएम वर्ड्सवर्थ सेड, किस पोएम के बारे में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इट ऑब्जेक्ट is partly to expose the voices of the penal law and the calamities of was as they affect individuals। जरा बताइए, वो लिखते हैं आपके पोएम गिल्ट एंड शोरो में। किसमें लिखते हैं? गिल्ट एंड सॉरो। गिल्ट मतलब होता है क्या, कितनी वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था, आपको जो वो बातें बोला बहुत गिल्टी फील कर रहा था, मन ही मन की यार मैंने क्या बोल दिया गुस्से में, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अब जरा बताइए, तो ये हो गया। अगला जरा बताइए आप सभी लोग, इट इज द स्टोरी ऑफ क्रूएल रॉन्ग्स सफर्ड बाय एन इनोसेंट वुमेन chiefly as the result of war and by technically guilty but essentially good man who ends who ends on the gallows as a confessed murderers, the theme of which poem is narrated। कौन सी पोएम? वही है, उसी में तो उनको वो किया जाता है, गिल्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हो जाता है आपका क्या, जरा बता दीजिए मेरे दोस्त, ये है आपका गिल्ट एंड शोरो। दैट क्लियर और नॉट? गिल्ट एंड सॉरो पोएम में विच टाइम पीरियड इज क्लेलेड लेड या क्लेड, ठीक है, द ग्लोरियस डिकेड ऑफ वर्ड्सवर्थ कैरियर। सबसे बेहतरीन वर्ड्सवर्थ का कैरियर क्या, यहां तक, यहां से यहां तक 1797 से 1807 तक, ये उनका बहुत ही बेहतरीन और शानदार कैरियर रहा था। 97 में उनके कैरियर में जो डार्कनेस थी वो समाप्त हो जाती है। अब वो बहुत अच्छे प्लेस पे उठना शुरू कर देते हैं, फेमस होना शुरू हो जाते हैं, अच्छी अच्छी कविताएं उनकी आनी शुरू हो जाती है। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला बताइए, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगेन। वर्ड्सवर्थ कैरियर बिगेन, जरा बताइए, वर्ड्सवर्थ कैरियर, द पीरियड ऑफ डिक्लाइन, डिक्लाइन मतलब पतन, कब से कहां से? 1807 से उनका पतन मतलब उनकी रुकावट, उनकी गिरावट स्टार्ट हो जाती है उनके कैरियर की, क्योंकि 1797 से 1707 तक उनका अच्छा रहता है, उसके बाद उनका कैरियर क्या हो जाने लगता है, गिरावट आने लगती है उनके कैरियर में। ठीक है, अगला, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ calls the child a prophet, a seer and philosopher। किसमें कहते हैं? ये देखिए, odd intimations of immorality, intimation of immorality। Is that clear? Option B will be suitable here। Is that any problem? No problem। About which poem of Wordsworth Sir Walter Raleigh writes it was not by an acquaintance with Platonic philosophy and he arrived at his glorification of childhood, but by looking at nature and life with an open mind। ये भी उसी में लाइन लिखी गई है,
बोली गई है, लेकिन यहां से लेके यहां तक किसमें? ऑड। ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। Which of the following is truth about the third stage of Wordsworth love for nature? कब स्टेज में? जब वो वर्ड्सवर्थ साहब नेचर से बहुत प्रेम करने लगते हैं, बताइए। नेचर बिकेम द नर्स, गाइड एंड द गार्जियन ऑफ हिज हार्ट। भाई जो प्रकृति होता है वो उस वक्त जब वो समझने लगते हैं एक तरीके से कि जितनी भी ये दुनिया है सारी की सारी चीजें प्रकृति से रिलेटेड है, तभी वो कहते हैं कि नेचर बिकेम, नेचर बन गया है, बन गया था नर्स। नर्स मतलब क्या? देख रेख करने वाली, सेविका। गाइड, एक गाइड भी, पथ प्रदर्शन करने वाला। एंड द गार्जियन, और गार्जियन भी जो हमें हमारे लिए अच्छा सोचता है, ऑफ हिज हार्ट, उसके दिल का। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन शुड बी इन योर माइंड। नेक्स्ट वर्ड इज विच पोएम डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ्स पैंथेस्टिक फिलोसॉफी। सो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस इनकी कविता है, इनकी पोएम है, बहुत ही फेमस है मेरे दोस्त। दैट इज टेंटर्न अवे। क्या है? टेंटर्न अवे इनकी कविता है। इसके बारे में हम लोग अभी तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इन सारी चीजों को, फिर हम लोग इनके बारे में पहले बहुत सारी चीजें पढ़ लिया करेंगे, एक एक चीजों को पढ़ लिया करेंगे। इनकी पोएम्स के बारे में कहाँ से क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, किस तरीके से बनाया जा सकता है, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या हो गया मेरे दोस्त? इसमें टेंटर्न अवे होगा। Who appreciated Wordsworth poem Michael in the word nature herself seems to have taken the pen out of his hand and to write for him with her own bare sheer penetrating power। कौन लिखता है? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब लिखते हैं। कौन लिखता है? मैथ्यू अर्नोल्ड साहब इनके बारे में काफी चर्चा किए हैं, काफी चर्चा किए हैं इनके बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के बारे में। नेक्स्ट, माइकल इजबेल ल्यूक आर द कैरेक्टर्स इन वर्ड्सवर्थ पोएम। क्या थे? माइकल थे, माइकल थे इनका कैरेक्टर जो था, माइकल इजबेल। ठीक है जी, वर्ड्स माइकल। अगला, द पोएम माइकल इज सेट इन, कब? बताइए किसके ऊपर? ग्रीन हेड गिल इन ग्रेसमेयर वैली, ग्रेसमेयर वैली। इज दैट एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एंड नो कंफ्यूजन। Which poem is not included with Wordsworth Lucky? Wordsworth Lucky poems. Even thought it is poem that mentions a character named Lucy. एक कैरेक्टर जिसका नाम क्या है? लूसी है। जरा बताइए जी, बताइए जी। नेम्ड लूसी, किसमें? लूसी। इनके एक कैरेक्टर नाम अक्सर लूसी आता है, जो कि आपने देखा होगा, ये 9th में भी है, 9th और 10th में पहले यूपी बोर्ड में पढ़ाया जाता था। तो जरा आप लोग बताइए, उसका नाम है मेरे दोस्त लूसी ग्रे। इसी में एक काल्पनिक नेम होता है कि एक कोई बच्ची होती है जो नेचर में क्या होती है? नेचर में ही पलती बढ़ती है और नेचर में ही पैदा होती है, नेचर में ही पलती बढ़ती है, धीरे धीरे ग्रो करते 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 यंग हो जाती है उन्हीं के बीचों में। ठीक है जी। Who believed that Lucy Gray was a beautiful success when contracting how it is able to emphasize an incorporeal
side of nature, and he believed that the poem The Sailor's Mother was a failure for its lack of the incorporeal। बताइए कौन बोलते हैं, कौन लिखते हैं, कौन बिलीव करते हैं? वो थे मैथ्यू अर्नोल्ड साहब। मैथ्यू अर्नोल्ड विलियम वर्ड्सवर्थ साहब से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत बहुत प्रभावित थे। नेक्स्ट पोएम बताइए क्या कह रहा है यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम ऑफ वर्डवर्थ दैट डिस्क्राइब अ डिस्कशन बिटवीन एन एडल्ट पोएटिक स्पीकर एंड अ लिटिल कॉटेज गर्ल about the number of brothers and sisters who dwell with her. The poem turns on the question of whether to account to dead siblings as a part of family, which is the poem। कौन सी पोएम है? एक ऐसी पोएम जो सिबलिंग्स, भाई बहन, दो भाई बहन एक साथ ही रहते थे और उसमें वो उनके मरने की व्यवस्था के बारे में या मरने के बारे में चर्चा होती है। दैट इज द पोएम वी आर सेवन। हम लोग क्या हैं? हम सेवन हैं। यह इनकी बहुत ही अच्छी पोएम है, इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। बताइए, विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ says that books are just barren। बुक्स क्या है? सिर्फ बंजर है। लीव्स दैट प्रोवाइड इम्पिटी नॉलेज, जो कि हमें अधूरा ज्ञान प्राप्त कराती है। एंड दैट नेचर इज द बेस्ट टीचर विच कैन टीच मोर अबाउट ह्यूमन इविल एंड गुड। लीजिए भाई साहब, बहुत ही अल्टीमेट लाइन लिखे हैं कि मतलब जो किताबें होती है ना वो हमें आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कराती है, लेकिन जो प्रकृति होता है मेरे दोस्त, वह हमें क्या अच्छा क्या खराब, क्या अच्छाई क्या बुराई, सारी की सारी चीजों को वो हमें सिखाता है। कौन? हमारा नेचर। हमारा नेचर हमको ये सब चीजें बहुत ज्यादा सिखाता है। तो मेरे दोस्त जरा आप सभी लोग बता दीजिए कि इसमें क्या हो जाएगा, सोच समझ के बताइएगा। बताइए, वो पोएम है बच्चा ऑड इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी। इमोरलिटी कई बार आ चुका इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, अभी इसके पहले भी दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है, ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। ठीक है जी, अगला जरा बता दीजिए मेरे दोस्त, अगला क्या आ रहा है? द प्रीफेस टू द लिरिकल बलाड्स मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक मोमेंट बाय वर्ड्सवर्थ डजंट इंक्लूड। किसको नहीं इंक्लूड करते हैं? जरा खूब सोच समझ के बताएं आप सभी लोग। डजंट इंक्लूड ऑर्डिनरी लाइफ नहीं, एवरी लैंग्वेज इज बेस्ट नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग इज मोर नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड इज मैन, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन काइंड ऑफ मैन, मैनकाइंड इज मैन। अगला बताइए, इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ द स्पीकर नरेट्स अ नाइट टाइम राइड टू द कॉटेज ऑफ हिज बिलव्ड लूसी हु ऑलवेज लुक्स एज फ्रेश एज अ रोज इन जून। रोज इन जून, जरा बताइए। वो लिखते हैं ए में, स्ट्रेंज फिट्स of passion have I known। Wordsworth wrote his series of Lucy poems during a stay with his sister Dorothy in कहां पे? हमबर्ग। कहां पे? हमबर्ग, जर्मनी, between October 1798 and 1701, सॉरी 1801। ठीक है जी, अक्टूबर 1798 से अप्रैल 1801 के बीच में वो हमबर्ग में थे अपनी बहन के साथ में, सिस्टर के साथ में, वहीं पे ये लिखे थे लूसी। विच पोएम एमंग द लूसी पोएम्स डजंट डायरेक्टली मेंशन लूसी? क्या है, कौन से नहीं करते हैं? वो है आपका स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील।
slumber did my spirit seal. Which of the Lucy poems has been described as a sublime epitaph by S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge? कौन है किसके बारे में? वही पोएम जो अभी आप पढ़े हैं, दैट इज स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, वही है, सेम टू सेम. Which poem of Wordsworth has the following beautiful lines? 10,000 saw I at a glance. 10,000 चीजें एक ही नजर मैंने देख लिया. Tossing their heads in spiritingly dance, a poet could not be but gay in such a jocund company. क्या है जरा बताइए भाई, ये बताइए, जो एक ही नजर में दसियों दस हजार चीजों को जब आप देख लेते हैं, इसका मतलब वो कैसी चीजें होती हैं? वो तो भाई बहुत आश्चर्यचकित वाली बात होगी ना. तो उसमें क्या बात करेंगे? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. What is the other name for the poem My Heart Leaps Up? एक और क्या है? उसका मतलब है रेनबो. क्या है? रेनबो है. माई हार्ट लीप्स अप, इसका मतलब रेनबो है पोएम. द लास्ट 3 लाइन्स फ्रॉम विच पोएम इज आर यूज्ड एज एन एपिग्राफ. एपिग्राफ लिखावट जिसे कहते हैं. टू इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी, दैट इज ऑल्सो रेनबो. द रेनबो क्या है? दैट इज ऑल्सो द रेनबो. Who disliked Wordsworth's use of the phrases natural pity in the poem The Rainbow? He believed that man was naturally impious and believed that man was naturally impious, and therefore Wordsworth phrase contradicted itself. That is William Blake. That is what? That is William Blake. Which of the following is a Petrarchan sonnet by William Wordsworth? Describe London and the river Thames viewed from Westminster Bridge in the early morning. That is composed upon Westminster Bridge, September 3, 1802. 1802. A Guide Through the District of the Lakes by William Wordsworth is क्या है जरा बताइए? A Traveler's Guidebook to England's Lake. देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन ये लेक नहीं है, ये लेक है. लेक क्या है? लेक डिस्ट्रिक्ट. ओके, अगला वर्ड्सवर्थ एंड हिज फ्रेंड रॉबर्ट साउदी and Samuel Taylor Coleridge became known as a lake poets because, क्यों भाई साहब? They lived in this area. सही है. Its landscapes and people inspired their work. एकदम सही है. The landscape of the place becomes an integral part of their poetry. ये भी सही. इसका मतलब all of them होगा. all of, ये तीन के तीनों सही होंगे. एकदम सही है, तीन के तीनों सही है. ठीक है जी. Which narrative poem of Wordsworth written initially in 1807 to
8 is set during the rising of the north in 1569. बताइए जरा वो कौन सी है? The White Doe of Ralestones 1815 में। ठीक है जी, अगला जरा बताइए। वर्ड्सवर्थ पोएम पेटर बेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 इज डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। किसके बारे में? रॉबर्ट साउदी के बारे में वो डेडिकेटेड था। किसके बारे में? रॉबर्ट साउदी, अपने दोस्त के को डेडिकेट किए थे वो। Which poem proper begins with a description of a hard-hearted sinner impervious to the softened influence of nature who makes his living as an itinerant hawker or potter? क्या है जरा बताइए। पीटर बेल, A Tale in Verse, सिंगल वी है। A Tale in Verse. What is a tale in verse? Is that any problem? No problem and no confusion should be. Wordsworth in his writing was deeply influenced by S.T. Coleridge, सही है। विलियम गॉडविन एकदम सही है। जीन जैक्विन रोजी एंड इमैनुअल खान एकदम सही है। मतलब सभी हैं भाई, ऑल ऑफ दीज हैं, सभी के सभी। वर्ड्सवर्थ इन हिज राइटिंग वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड, सबसे ज्यादा डीपली ये लोग इन्फ्लुएंस्ड थे। इन लोगों से ये इन्फ्लुएंस्ड थे, प्रभावित थे। क्या थे मेरे दोस्त? प्रभावित थे। ठीक है जी। Which works of Wordsworth exhibit the influence of William Godwin? बताइए जरा बताइए। गिल्ट एंड सॉरो सही है, ये भी सही है। द बॉर्डर्स भी सही है। प्रिल्यूड से कोई बातचीत नहीं होती, इसका मतलब बोथ ए एंड बी दोनों से। ठीक है जी, ए और बी दोनों से। The plot of which work is characterized by the morbid and monstrous extravagance of horrible impossibility? वो था Borders था। That was Borders. Is that any problem? No problem and no confusion should be in your mind. To which of his friend Wordsworth wrote, every great poem is a teacher. I wish to be considered as a teacher or as nothing. As a teacher or nothing, that is Sir George B. Mount. Sir George B. Mount. Is that any problem? No problem and no confusion. Who wrote in his preface to Lyrical Ballads, I have said that the poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected. In tranquility, the emotion of contemplated till by a species of reaction. The tranquility gradually disappears and an emotion kindred to that which was before the subject of contemplation is gradually produced and does itself actually exist in the mind. That was being William Wordsworth. उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं और उन्हीं के बारे में लिखा गया है, तो एकदम सीधी सी बात है, होंगे विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। Who stated
his aim in writing poetry to console and afflicted, to add sunshine to daylight by making the happy and happier, to teach the young and the gracious of every age to see, to think and to feel, and therefore to become more actively and securely virtuous. ये क्या है? वही है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। उनके अलावा और क्या? जिनके भाई नहीं, वहां तो ऐसा होगा नहीं, आप इनको पढ़ रहे हैं तो इन्हीं के बारे में आएगा। Who opined that the poet's task is to break, इस तरीके के वो लाइन दे देते हैं और आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन भी बनाया जाता है। तो आप इन सब चीजों को भी बहुत बारीकी से और डीपली ध्यान देंगे। तो ये कौन है? ये भी ओपाइंड करते हैं किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब के द्वारा। ठीक है जी। फैमिलिटी एंड सॉफ्ट इन दीज hardened hearts. Who has written poetry as I am recommending? Recommending is as far as possible, as selection of the language really spoken by man. That is also related to Wordsworth. That is also related to Wordsworth. Who writes poet is a man speaking to men, a man who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind. So जरा बता दीजिए, that is also विलियम वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस में इन बातों को लिखते हैं। Who wrote in preface to lyrical ballads? वही है। lyrical ballads and poetry is most philosophic of all writing. वो lyrical ballads में कौन लिखते हैं? वही एक पर्सनालिटी, ही इज विलियम वर्ड्सवर्थ साहब। जानते हैं लिरिकल बलाड्स जहां पे भी आ जाए वहां पे आपको विलियम वर्ड्सवर्थ साहब को टिक करना है, क्योंकि ये रोमांटिक एज यहीं से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, हु रोट इन प्रेफेस टू लिरिकल बलाड्स पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द impassioned impression which is in the countenance of all signs। तो क्या कर देंगे बेटा? That is also from William Wordsworth साहब। The quote there neither is nor can be any essential differences between the language of prose and metrical composition is found in। बताइए, that is also preface to the lyrical ballads in 1800। 1800 में इसके बारे में बातचीत करी जाती है। Next, who writes the knowledge both of the poet and the man of the science is pleasure, but the knowledge of the one claims to us as a necessary part of our existence, our natural and unalienable inheritance, that is direct William Wordsworth साहब। ये रहा बहुत ही अच्छा सा सेगमेंट आप सभी लोगों के लिए। विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की आज दूसरी क्लास, और इन तीसरी क्लास में हम लोग बहुत सारी चीजें इनके बारे में पढ़ें। अब अगले टर्न पे अगले साहब को एक बार थोड़ा चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे एग्जाम नजदीक आएगा फिर हम लोग सारी की सारी चीजें उससे रिलेटेड क्या करने लगेंगे, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ने लगेंगे। जितना रिवाइज करेंगे उतनी चीजें याद होंगी और हमारे एग्जाम्स में अच्छा होगा हमारा एग्जाम्स। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास को बस यहीं पे हम लोग फिनिश कर लेते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।